तो हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से अपने जो दूसरी वीडियो है उसमें मैं आज इंटरनेशनल रिलेशंस की अपने 70वीं बीपीएससी मेंस की कॉपी लेकर आया हूं, जो कि मैंने हिंदी माध्यम में लिखा है। और आशा करता हूं कि पिछला वीडियो जो मैंने हिस्ट्री का डाला था वो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग को एक आइडिया लगा होगा कि हाउ वी राइट आंसर्स इन बीपीएससी मेंस। एंड देखते हैं, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं इंटरनेशनल रिलेशन का। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है कि क्वेश्चंस बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आए थे और ये ऐसा क्वेश्चन था कि कोई मतलब लोग बहुत चीज़ें पढ़ के गए थे, बहुत बाहर की चीज़ें पढ़ के गए थे, जैसे बहुत सारे संगठन पढ़ के गए थे, लेकिन वो कुछ आया नहीं। इसमें बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस डाले गए थे। और ये जो मैं आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए। ये जो सवाल है ये एक्चुअली में मैंने सबसे अंतिम में अटेम्प्ट किया था और मैंने मतलब अपना बेस्ट नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसमें लिखना क्या है, लेकिन फिर भी मैंने एक ट्राई किया। मुझे ऐसा लगा कि गठबंधन की राजनीति की दिशा के बारे में कुछ लिख सकता हूँ। तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है। अगर उसमें एक नंबर भी आपको मिलता है तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ होगी। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए। तो मैंने फिर से एक छोटा सा इंट्रो देने की कोशिश किया कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हार हुई और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की एकजुटता एवं गठबंधन की राजनीति की दिशा स्थापित करती है ये। उसके बाद मैंने मतलब ये कुछ अच्छा से अटेम्प्ट किया नहीं, लेकिन मैंने फिर भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के कारण कुछ बता दिए कि अत्यधिक फ्रीबीज बांटना, पार्टी में आंतरिक कलेश, पार्टी गठबंधन की कमी, केजरीवाल पर ईडी के छापे और सामाजिक छवि को धूमिल करना या धूमिल हुई सामाजिक छापे से। और इसमें विपक्षी दल की एकजुटता में मैंने बीजेपी के दलीय लोकतंत्र में एकजुटता का परिचय देते हुए जीत हासिल की। इससे भारत की राजनीति को मजबूती मिलेगी। बहुदलीय एकजुट पार्टी की योजनाओं का इससे क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है और यह भारतीय लोकतंत्र हेतु सकारात्मक एक चिन्ह है। और अंतिम में मैंने कंक्लूड कर दिया, अतः दिल्ली में बीजेपी सरकार की दलीय एकजुटता से विकास का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकेगा। ये मैंने बहुत ही मतलब मुझे लगता है मैंने बिलो एवरेज आंसर लिखा है। तो अगर मुझे इसमें 2 नंबर भी मिल जाए या 1.5 नंबर भी मिल जाए तो बहुत होगा। आते हैं आगे वाले क्वेश्चन में मैंने इन सब क्वेश्चन को पहले लिखा था। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इसे विश्व राजनीति से जोड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं कि 3 वर्ष हो गए हैं रूस यूक्रेन युद्ध के, तो इसके कारण लिखना है पहले और फिर राजनीति पर, विश्व राजनीति पर जो प्रभाव पड़ा है उस चीज़ को इस पर लिखना है। तो मैंने एक छोटा सा इंट्रो दे दिया कि रूस यूक्रेन, पहले ये तो क्वेश्चन मैं बता दूं कि ये पुराना क्वेश्चन है। 68वीं बीपीएससी 69वीं बीपीएससी में भी ये पूछा गया था और उसमें 38 नंबर में पूछा गया था और इसमें 8 नंबर में। ये बस जानने के लिए पूछा था कि इफ़ यू आर अवेयर ऑफ लाइक प्रीवियस क्वेश्चन और नॉट। तो इसमें क्या है कि मैंने शुरुआत किया एक छोटा सा इंट्रो दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध के 3 वर्ष बीतने के बावजूद भी विश्व आर्थिक व्यवस्था और राजनीति पर इसका प्रभाव बना हुआ है। एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश किया, भूमध्य सागर और रूस यूक्रेन को दिखा दिया। उसके बाद इसमें मैंने कारण पे सीधा आ गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें मैंने यूक्रेन का नाटो में शामिल होने के लिए हाँ करना, नाटो की पहल थी कि वह पूर्ण विस्तार नहीं करेगा, फिर भी यूक्रेन को शामिल करने हेतु, यूक्रेन शामिल होने हेतु या शामिल करने हेतु सहमत हुआ। रूस ने इसे विश्वासघात के तौर पर देखा तथा नाटो की विस्तारवादी नीति से खुद को खतरा बताया। फलस्वरूप रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दानस्तुक लुहांस पर कब्जा कर लिया, 2 जो उसके पार्ट्स थे। उसके बाद यहाँ पे विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव, जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, उसको लिखने की कोशिश किया कि यूएसए सहित सभी देशों ने रूस की निंदा की। यूक्रेन के समर्थन में अधिकतम देश आए। इस युद्ध में यूएसए रूस पर कई सैंक्शन लगाए तथा व्यापार युद्ध शुरू हो गया। तेल की दामों में वृद्धि हुई। नॉर्ड स्ट्रीम को रूस द्वारा स्थगित करने पर यूरोप में गैस के दाम बढ़े। यूक्रेन पर कब्जे से विश्व में आर्थिक मंदी आई। इसमें थोड़ा सा मैंने भारत के रुख का भी जिक्र किया, क्योंकि अगर आईआर का क्वेश्चन हो तो उसमें थोड़ा भारत का एंगल भी डालना चाहिए, ताकि इससे एक पता चलता है कि आप अपने देश को भी उसके साथ लेके चल रहे हैं। तो इसमें भारत का रुख मैंने थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर दिया 3 पॉइंट्स में कि भारत पहले किसी तरह की टिप्पणी से बचा। अवसर का लाभ उठाकर भारत ने रूस से तेल खरीदे, 2% से 20% तक तेल खरीद को बढ़ाया। भारत हेतु ग्लोबल साउथ में नेता बनने हेतु एक अच्छा अवसर सृजित हुआ है। और छोटा सा मैं कंक्लूड कर दिया कि अतः इस युद्ध का प्रभाव अभी भी वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दोनों देशों को फिलहाल स्टेलमेट की स्थिति बनी हुई है। अब हम लोग बात करें अगले क्वेश्चंस में। तो अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग आए तो इसमें मैं टिक करना भूल गया था गलती से, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। तो ये एक्चुअली मैं इसको भी मैंने अंतिम में अटेम्प्ट लिया था, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेर वेरी अनएक्सपेक्टेड हियर इन 70th बीपीएससी जीएस
GS1 में ऑल्सो। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो कुंभ मेला पे क्वेश्चन पूछा है, तो कुंभ मेला क्वेश्चन एकदम अनएक्सपेक्टेड था। मैं इसके बारे में कुछ पढ़ के नहीं गया था, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया, मैंने उस हिसाब से क्वेश्चंस को फ्रेम करने और लिखने का कोशिश किया है। क्योंकि DI करने के बाद बहुत सारे मतलब मेरा टाइम चला गया था, और हिस्ट्री को अटैम्प्ट करने के बाद मुझे बहुत कम टाइम मिला था, उसी प्रकार से मैंने इसको अटैम्प्ट किया है। अब देखते हैं, भारत में सोमवार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और धार्मिक सर्मस्थता का प्रतीक कैसे, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मैंने बस यही 3 वर्ड्स को लेके अपना आंसर फ्रेम करने की कोशिश किया। तो मैंने शुरू किया एक छोटे से इंट्रो के साथ कि भारतीय संस्कृति की पहचान, अहम योगदान देने वाले त्योहारों में से एक कुंभ मेला का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति का प्रतीक ये कैसे है, तो मैंने बताया कि यह भारत के पौराणिक काल से चली आ रही पूजा पद्धति का प्रतीक है। पवित्र स्नान से लोगों को मानसिक शांति मिलती है। धार्मिक विश्वास का प्रतीक है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा होती है। कुंभ स्नान से मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता है। पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने हेतु ये प्रतीक भी है। और फिर अगले पेज में मैंने सामाजिक समरसता के प्रतीक में भी 2 पॉइंट दिया है। मेरे पास ज़्यादा पॉइंट थे नहीं, जितना मैं बना पाया। सभी धर्म के लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है, और सभी जाति वर्ग के लोग कुंभ स्नान करते हैं। इससे सामाजिक समरसता को बल मिलता है। और कंक्लूड कर दिया मैं कि अतः कुंभ स्नान मेला भारतीय संस्कृति और समरसता के धार्मिक विश्वास का प्रतीक। मुझे लगता है ये भी बिलो एवरेज आंसर है। 1-2 नंबर भी मिल जाए तो बहुत है, 2-1.5 मिल जाए तो बहुत है। अब बिहार में जातिगत जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर विचार डालिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने एक छोटा सा इंट्रो के साथ शुरू किया कि बिहार में जातिगत जनगणना का आयोजन किया गया तथा सामाजिक, आर्थिक और पिछड़ेपन के वर्गों का आंकड़ा लिया गया, ताकि विकासात्मक योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन हो सके या हो। अब इसमें मैंने थोड़ा सा डेटा डाल दिया कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उसके क्या आंकड़े हैं। जैसे समान OBC में जो भी आंकड़े हैं मैंने डाला, यादव ब्राह्मण का भी आंकड़ा डाल दिया। बिहार की कुल जनसंख्या 13.5 करोड़ लगभग मैंने लिख दी। ये डेटा आपको याद होने चाहिए, अगर याद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो फिर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको लिखोगे तो आंसर आपका और ज़्यादा ही अच्छा देखने को लगेगा। अब फिर मैंने जातिगत जनगणना की आवश्यकता पे बल दिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता, तो मैंने यहाँ पे आवश्यकता को लिखा है कि विभिन्न जातियों के आंकड़े 2011 से अनुपलब्ध थे। डाटा के अभाव में योजना के क्रियान्वयन में देरी हो रही थी, और कई वर्गों का आर्थिक उत्थान हुआ पिछले 15 वर्षों में, जो कि आवश्यक था, जो नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने इसमें जातिगत जनगणना के महत्व के बारे में बताया, जो कि क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जातिगत जनगणना के महत्व को भी बताएं। तो महत्व में विभिन्न वर्गों के कल्याण हेतु, महिलाओं हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में, पिछड़े वर्गों की पहचान कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना, सामाजिक ढांचे में बदलाव का आकलन करना, और विभिन्न जातियों में आर्थिक उत्थान के कारण आरक्षण का बंटवारा करने में यह सहायक होगा। अब कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं, तो मैंने उसको भी छोटा सा एक फ्लो चार्ट में कंक्लूड कर दिया। आपने देखा होगा मैं फ्लो चार्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्लो चार्ट में चीज़ों को लिखना ज़्यादा आसान हो जाता है और ज़्यादा ये प्रेजेंटेबल भी लगता है। दैट्स वाई आई यूज़ फ्लो चार्ट्स इन माई आंसर्स। और अगला मैंने लिखा है कि नकारात्मक पहलू में कि जाति की भावना को बल मिला, बहुमत की जाति का वर्चस्व हो सकता है, इससे एक नकारात्मक पहलू है। जाति आधारित राजनीति हो सकती है, जातिगत एवं सांप्रदायिक तनाव का खतरा हो सकता है। एक कंक्लूड कर दिया मैंने लास्ट में कि अतः बिहार की नई जातिगत जनगणना बिहार में की गई जातिगत जनगणना एक आवश्यक क्रिया थी। इसके नकारात्मक पहलुओं को निपटान कर जातियों हेतु कल्याण कार्य में सुविधा मिलेगी। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन जो था, ये नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा, तर्क सहित विश्लेषण कीजिए। अब इसमें विश्लेषण बोला है, तो आपको सारी चीज़ें लिखनी होंगी। तो मैं जहाँ तक इसको समझ पाया, तो मैंने उन सारे डिसीजंस को लिखा जो डोनाल्ड ट्रंप ने आते हुए लिया, और जिससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा विश्व में, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा इसका भविष्य, वो मैंने लिखा है। तो पहले मैंने एक इंट्रो के साथ शुरू किया कि USA ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो आने वाले भविष्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे वैश्विक व्यवस्था को आर्थिक राजनीतिक रूप से प्रभावित करेगा। जैसे राष्ट्रपति बनते ही इसके कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को मैंने दिखाया, जैसे बर्थ टूरिज्म और H-1B वीज़ा ग्रीन कार्ड को रद्द किया जाना, पेरिस समझौते से बाहर निकलना, GCMTC जो कि वैश्विक कॉर्पोरेट न्यूनतम कर है उसकी समाप्ति, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से निकलना, विश्व देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाना विभिन्न देशों पर, जैसे भारत पर 25% और अब 10% हुआ, और चीन पर 245% तक टैरिफ लगाया था। अवैध प्रवासियों को वापस लाने के लिए वापस देश में बेड़ियों से बांध कर डिपोर्ट करना। ठीक है, डिपोर्ट में मेरा रेप छूट गया है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या बताऊं कि इसमें अगला क्वेश्चन का अगला पार्ट कवर किया कि इन फैसलों के मद्देनजर भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव का विश्व सामना कर सकता है। जैसे WHO से निकलने पर वैश्विक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। भारत में TB और एड्स की वित्त पोषण में बाधा आ सकती है। ग्रीन कार्ड एवं H-1B वीज़ा को रद्द करने से भारतीय NRI और प्रवासियों को रोजगार संकट मिल सकता है। पेरिस समझौते से निकलने के कारण पर्यावरण जलवायु परिवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है और भारत का नेट जीरो जो 2070 है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत्यधिक टैरिफ लगाने से संरक्षणवादी नीति के कारण मुक्त अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, फ्री ट्रेड नहीं हो पाएगा। और इसमें कंक्लूड कर दिया लास्ट में कि अतः ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कारण भविष्य में सभी देशों को प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। इस हेतु भारत को कूटनीतिक साझेदारी एवं सॉफ्ट पावर नीति को आजमाने की जरूरत है। इसमें मैंने हर चीज़ में भारत का एंगल को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश किया। जैसे मैंने WHO से निकलने पर विश्वास प्रतिकूल असर के बाद भारत का भी एंगल दिया कि भारत में कैसे टीबी और एड्स के वित्तपोषण में बाधा आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने भारत के नेट जीरो को भी बात ला दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक भारत का भी पर्सपेक्टिव डेवलप होता है आपके आंसर्स में, मे बी ये एग्जामिनर को थोड़ा एक अलग व्यू देगा। अब लॉन्ग आंसर टाइप में आते हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप में 2 क्वेश्चन थे। एक UCC पर पूछा गया क्वेश्चन था और एक था भारत में राष्ट्रपति को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें। हाल ही में मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण बताएं और वर्तमान में समय उसी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन था दोनों में मैं कंफर्टेबल था, UCC और मणिपुर में भी, लेकिन मुझे मणिपुर में ज़्यादा एंगल्स मिले सोचने के लिए क्योंकि इसमें राष्ट्रपति से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति को भी कंक्लूड करते हुए मणिपुर को दिखाना है। और इसमें क्या है कि इस क्वेश्चंस में क्या है कि मुझे संवैधानिक प्रावधान की चर्चा करनी थी राष्ट्रपति को नियंत्रित करने के लिए, जिसमें कि आपको राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने के लिए जिसमें आपको 356, 360, 352 को लिखना था। और कुछ ऐसे थे जैसे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उसमें वर्तमान समय में जो प्रासंगिकता है, पहले तो कारण बताना था कि क्यों कारण राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया। तो देखते हैं, ये 38 नंबर क्वेश्चन है तो मैंने कैसा अटेम्प्ट लिया है देखते हैं। चलो, तो पहले इसमें मैंने एक अच्छा सा इंट्रो देने का कोशिश किया है। आप इंट्रो इसका थोड़ा लंबा रख सकते हैं, 4-5 लाइन 6 लाइन का, तो क्योंकि 70 से 75 वर्ड का आप ले सकते, क्योंकि इसका जो टोटल लेंथ होता है क्वेश्चन का आंसर का तो वो मे बी 700 या 650-700 वर्ड तक आप जा सकते हैं ईजिली। वैसे तो 400-500 में भी चल जाएगा, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि देयर आर प्लेंटी ऑफ पेजेस गिवन। तो आइए देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होने के साथ साथ देश के प्रथम नागरिक एवं अभिभावक की भूमिका निभाता है। इस हेतु हाल ही में हुए मणिपुर हिंसा में राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति शासन की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। ये इंट्रो के बाद में सीधा आ गया राष्ट्रपति को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान। वहाँ पे शासन होता, मैं शासन छूट गया हमसे गलती से, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है कि अनुच्छेद 53 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 60 में मैंने राष्ट्रपति का शपथ और CGI द्वारा ये लिखा है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति शासन जो लगता है आपातकाल देश में राष्ट्रपति शासन उसके बारे में लिखा है। इन 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात में राष्ट्रपति शासन के बारे में लिखा है। अब ये लिखने के बाद मैं लिखा हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, इसके विभिन्न प्रमुख कारण थे। अब मणिपुर में क्यों लगाया गया राष्ट्रपति शासन, तो सबसे पहले मैं छोटा सा मैप बना दिया जिसमें मैंने मणिपुर को दिखाया। वैसे मैप इतना अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया। तो पहले मैंने वैली का क्षेत्र दिखाया जहाँ पे मैतेई निवास करते हैं, और ऊपर में पहाड़ी क्षेत्र दिखाया जहाँ पे नागा और कुकी निवास करते हैं। कारण में मैंने नागा मैतेई संघर्ष के बारे में बताया जहाँ पे नागा एवं मैतेई के बीच संसाधन के बंटवारे को लेकर हिंसा हुई। मैतेई की एसटी के दर्जे की मांग, मैतेई द्वारा अनुसूचित जाति की मांग से नागा एवं कुकी ने इनका हिंसात्मक विरोध किया। अफीम की खेती नागा एवं मैतेई द्वारा अफीम पर एकाधिकार को लेकर भी हिंसात्मक झड़प हुई। अब संसाधनों का असमान वितरण भी इसका कारण है कि नागा के पहाड़ी क्षेत्र में मात्र 20% संसाधन है, 80% अस्पताल और स्कूल वैली में है। वर्तमान समय में इसकी प्रभावशीलता, जो क्वेश्चन में का डिमांड था लास्ट वाला, उसके मैंने लिखने की कोशिश किया कि वर्तमान समय से क्या प्रभावशीलता हो सकती है। जैसे इससे भारत की पूर्वोत्तर पॉलिसी को खतरा बना हुआ है। अवैध प्रवासन, हथियार सप्लाई बढ़ गई है। राष्ट्रपति शासन से शांति व्यवस्था कायम करने की चेष्टा की गई है। दोनों समुदायों के नेता से द्विपक्षीय वार्ता हेतु समस्या का समाधान का प्रयास किया गया है। भारत के अखंडता हेतु इस हिंसा को रोकने का प्रयास करना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन से दोनों पक्षों के समझौता होने से की उम्मीद है। और इसको मैंने कंक्लूड कर दिया है कि अतः मणिपुर में जातीय हिंसा को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति शासन अत्यंत आवश्यक है और इसे राष्ट्रपति के दायित्व का भी परीक्षण होता है। ये जो क्वेश्चन है मैंने इसमें लगभग सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन था कि नियंत्रित करने वाले राष्ट्रपति शासन लगाए जाने वाले वर्तमान समय और राष्ट्रपति को नियंत्रित संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, तो मैंने सब कुछ संवैधानिक प्रावधानों को लिखा है। तो इसको मैंने 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और 4.5 में भी 4.5 पेज में मैंने इसको कंक्लूड किया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव, और दूसरा था नारी शक्ति वंदना अधिनियम। दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस थे, तो मैं एक राष्ट्र एक चुनाव
को ज़्यादा प्रेफर किया क्योंकि मेरे पास लिखने को ज़्यादा कंटेंट था इसमें। तो आइए देखते हैं। बहुत लोगों ने ये भी लिखा हुआ, ये भी अच्छा पॉइंट था लिखने के लिए, ठीक है, लेकिन मुझे एक राष्ट्र एक चुनाव ज़्यादा सही लगा है, इसलिए मैंने वो लिखा। इसमें संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ की चर्चा करना है कि किस तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के संघीय ढांचे के संघीय ढांचे को मजबूत करेगा और लोकसभा एवं राज्यसभा में चुनाव को एक साथ कराने में संभावित फायदे और नुकसान क्या। ये थोड़ा सा ईजियर क्वेश्चन मालूम पड़ता है क्योंकि एक तरफ इसमें संघीय ढांचे पर जो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था उसको लिखना है और दूसरा लिखना है कि इसका फायदे और नुकसान क्या है और इसका विश्लेषण करना है, तो लास्ट में इसको कंक्लूड करना है। तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा ईजियर हो जाता है इस नारी शक्ति बंधन के, ठीक है। अब मैंने शुरू किया है इंट्रो के साथ, तो मैं इंट्रो पढ़ देता हूँ कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा भारत में चुनावों को एक नया आयाम मिलेगा। इससे एक साथ लोकसभा, राज्य विधानसभा और की चुनाव की वकालत की गई है। एक छोटा सा इंट्रो के बाद मैंने अब यहाँ पे एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के संघीय ढांचे पर प्रभाव, जो क्वेश्चन था उसी के आधार से मैंने आंसर लिखने का कोशिश किया। जैसे आप यहाँ पढ़ लीजिए कि यहाँ पे अवधारणा तथा भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ, तो मैंने उसी को एक पॉइंट बना के जो भी सवाल ने पूछा है आप ट्राई करेंगे उसको एक बॉक्स में उस सवाल के मेन जो कीवर्ड्स है उसको लिख करके तब उसके पॉइंट्स को डिस्कस करें, ताकि जो चेक कर रहा है उसको शायद आसानी होगी चेक करने में, क्योंकि जो शायद वो ढूंढ रहा है उसे वो एक बार नहीं मिल जाए। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मैंने यहीं पे लिखा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से भारत के संघीय ढांचे पर जो प्रभाव पड़ेगा वो निहितार्थ कैसे है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे इससे एक साथ चुनाव कराने के कारण भारत की एकात्मक भावना को बल मिलेगा, जिससे संघीय ढांचे को भी मजबूती मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। सभी राज्यों के एक साथ चुनाव में भारत में एक सशक्त चुनावी तंत्र की स्थापना होगी तथा भारतीय संघवाद को भी बल मिलेगा। इससे चुनावी मतभेद और केस की कमी आएगी, जिससे सर्वोच्च न्यायालय पर कम प्रभाव पड़ेगा या कम भार पड़ेगा। इस हेतु भारत की न्यायपालिका भी न्याय प्रणाली सुदृढ़ होगी। लोगों को एक साथ विभिन्न पदों पर मतदान का अवसर एवं समय कार्यबल की भी बचत होगी। इससे शासन प्रणाली मजबूती से कार्य कर पाएगी। एकीकृत चुनाव से भारतीय लोकतंत्र को भी बल मिलेगा। ये था हमारा संघीय ढांचे पर प्रभाव। अब मैंने एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में कुछ लिख दिया है, कुछ पॉइंट्स के, वो है क्या। तो यह लोकसभा एवं राज्य विधानसभा को एक साथ चुनाव की वकालत करती है। इसके 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव भी होंगे। इसमें जो प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है उसको भी मैंने लिखने की कोशिश किया है, क्योंकि आपके पास जो फैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से डिस्प्ले कर पाएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे इसमें अनुच्छेद 83 में ये लोकसभा की अवधि में बदलाव करेगा। अनुच्छेद 82 का है, इसमें संसद भंग होने की स्थिति में कार्यकाल का निर्धारण होगा। अनुच्छेद 324 का है, जिसमें राज्यों की नगर पालिका एवं स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित होती है ये। और अनुच्छेद 325 को भी लिखा है, जो मतदाता सूची में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अब क्या है, अब इसमें जो अगला क्वेश्चन का अगला पार्ट था कि जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना है उसमें, क्योंकि आपको फायदे और नुकसान भी लिखना है, तो मैंने लाभ लिख दिया। फायदे और लाभ एक ही चीज़ होती है, तो लाभ लिख के मैंने इसको इसमें पॉइंट देने की कोशिश की। जैसे धन बल की बचत में मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड किए। जैसे 2019 में 60,000 करोड़ का व्यय हुआ था चुनाव में, और 2019 में 3414 करोड़ का जब्त हुए थे, जो कि 2024 के कुल व्यय का 90% था। तो इसे पता है कि धन बल जो है बहुत ज़्यादा होता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि पिछले लोकसभा के फैक्ट्स हैं, जो कि आपको मदद करेंगे आपके क्वेश्चन को और अट्रैक्टिव बनाने में, आंसर को। कार्यबल की बचत, एक साथ सभी कर्मचारियों को एक ही बार काम करने की बस आवश्यकता होती है, कार्यबल की बचत होगी। बार बार चुनाव कराने से आचार संहिता लागू होती थी, जो शासन व्यवस्था में कमी लाती थी, यह भी दूर होगी। मतदाताओं को एक ही बार वोट में बहुत सारे विकल्प मिलेंगे मत देने हेतु। बार बार चुनाव से भ्रष्टाचार, चुनाव में गड़बड़ी होती थी, जो कि बंद होगी। एक एकीकृत चुनाव तंत्र की स्थापना से लोकतंत्र को बल मिलेगा। ये हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। अब कुछ नुकसान भी लिखने हैं, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया, तो हमने कुछ नुकसान को भी लिखा है कि क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा होगी, कि क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उसकी उपेक्षा की जाएगी, उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा उस पर। क्षेत्रीय दलों की भी उपेक्षा हो सकती है, क्योंकि बड़े पार्टियां सिर्फ केंद्र में होंगी और छोटे पार्टियों को उतना लाइमलाइट नहीं मिलेगा। केंद्र राज्य संबंधों में भी खटास आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और बार बार चुनाव कराने, देखिए मेरे जल्दीबाजी में लिखने का बार को बर लिख दिया है, बार को, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उतना शायद जो एग्जामिनर है वो समझेगा कि बार बार चुनाव से संसदों पर एक जवाबदेही तय होती थी, जो कि वह नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, ये नहीं होगी, क्योंकि बार बार चुनाव से जो थे सांसद को ये लगता था कि हमें काम करना है। केंद्रीय पार्टी ही मजबूत होगी, क्षेत्रीयता सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल सकता है। क्रियान्वयन में किसी प्रकार की संशोधनी, विभिन्न प्रकार की संशोधनी जटिलता है, क्योंकि बहुत सारे संशोधन आपको करने पड़ेंगे। अब मैंने इसको छोटा सा कंक्लूड कर दिया है इसमें कि अतः एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है। इस हेतु इसके कुछ नकारात्मक पहलुओं का निपटान कर क्षेत्रीय मुद्दों को भी प्राथमिकता देकर
एक राष्ट्र एक चुनाव से भारतीय संघीय ढांचे को मजबूती दे सकते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन है पूछा संघीय ढांचे को, तो मैंने उसको लास्ट में कंक्लूड कर दिया। तो ये था मेरा IR का सेक्शन। इस क्वेश्चन को मैंने जो अटैम्प्ट लिया है, ये क्योंकि मैंने पहले अटैम्प्ट लिया था तो मैंने अच्छे से इसको अटैम्प्ट लिया है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और 4.5 पेज मैंने 5 पेज मैंने 5 पेज, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, और मे भी, हाँ ठीक है, ये भी 4.5 पेज इसको मानते हैं, तो 4.5 पेज में मैंने इसको अटैम्प्ट लिया है। तो ये था मेरा GS 1 का इंटरनेशनल अफेयर्स का। तो मुझे लगता है कि देखते हैं कितना मार्क्स मिलता है। मैंने जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको विदिन टाइम लिखने की कोशिश की। आपको बहुत कम टाइम मिलता है लेकिन पेजेस ज़्यादा मिलते हैं। अब अगला जो है वो DI का है, मैं अगला वीडियो DI पे लेकर आऊँगा। ये था मेरा GS 1 का क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोगों को कोई सजेशंस है और कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूँगा। और किसी भी रिगार्डिंग अगर किसी कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप लोग का दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि।